Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, this is Sir Mohammad Saqib and welcome to my channel. होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की जो तैयारी है अपने पेपर के लिए वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। होपफुली हम होप कर सकते हैं कि आप लोग कर दें तैयारी। बट मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस है अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं, इफ़ यू डू रिमेंबर ऑल दिस क्वेश्चन, सो इंशाल्लाह जो पेपर है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई फ़ीस होती है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको कोई ना कोई फ़ीस तो देनी पड़ेगी। तो वो फ़ीस ये है कि जो मेरा चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जाहिर सी बात है आप लोगों को जो लिंक आया होगा, तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आप मेरी फ़ीस नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने अगर फ़ीस देनी है तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। ओके, और जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसी पेपर का सॉल्व वेरिएंट भी आपको दूंगा, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करके दे दूंगा। जो क्वेश्चन होंगे उससे मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वो प्रेडिक्शन कितनी % लगी है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए 9 के बायोलॉजी का पेपर है एंड फिर ये पेपर कितना लगा 100% अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वीडियो भी अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री का पेपर और अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री का पेपर भी 100% पेपर हमारा लगा। और जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा खुश है, सब्सक्राइब भी कर दिया दोनों सब ने, कमेंट भी कर दिए, उन्होंने मैसेज भी कर दिए कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो दैट्स वेरी गुड। आते हैं और आप लोगों ने भी यही करना है कि सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जब अब अगले साल आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर की पूरी प्लेलिस्ट मेरे पास मौजूद है। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर की बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर पहले से मौजूद है और बाकी जो वीडियोज़ है मैं उनको शेयर कर दूँगा। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा मेरे पास बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पूरा पोर्शन है, जिस पे सारे तकरीबन चैप्टर्स के सारे तो नहीं है लेकिन वीडियोज़ अच्छी खासी मौजूद है। अगर आप लोग देखना चाहें तो अगले साल आप लोग देख सकते हैं। आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक ये वीडियो आप लोग के पास आएगी, ज़ाहिर सी बात है ऑलमोस्ट अभी 11:30 हो रहे तो 12 बज चुके होंगे। तो आप लोग को जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपने ये लॉन्ग याद करने हैं, याद रखिएगा, छोड़ना इसमें से कोई एक भी नहीं है। ओके, और सेकेंड जो बात है आप लोग को वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्ट लिखवा नहीं रहा, क्योंकि मैं अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा दें। मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाता नहीं हूँ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, फिर भी आपको अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पेपर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ याद करना तो यू कैन लर्न देम, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग के साथ हो सकता है कुछ शॉर्ट बता दूँ, तो आप वो एटलीस्ट वो ज़रूर याद कीजिएगा, सही है ना, जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कल जब पेपर आएगा मैं उसके अंदर बताऊँगा कि जो शॉर्ट मैंने बताए थे पढ़ाते पढ़ाते या लॉन्ग क्वेश्चन लगाते लगाते वो कितने % लगे हैं। होपफुली आवाज़ आप लोग को आ रही है, लेट मी सी, येस। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे प्रिपरेशन पेपर बाय सर साकिब, बायोलॉजी मैट्रिक लॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री के मैं बनाऊंगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ओके, एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इवन मैंने पेज नंबर भी लिख दिया आप लोगों के लिए, डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने कर दिए है। इसी में से हो सकता है कुछ शॉर्ट भी आप लोग के हो जाए और एमसीक्यूज़ अगर आप जाहिर सी बात है जब बुक पढ़ेंगे इसके तो आप लोग की जो बुक होगी वो भी थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। तो यू कैन इट मीन्स कि आप लोग के एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे, सही है। तो प्रिपरेशन पेपर सर साकिब बायोलॉजी मैट्रिक लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर या फिर उसका जो प्रोसेस है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब देखिए ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है कि ये मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूंगा जो चीज़ें तकरीबन आसान होती है ना तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप खुद कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने एक मरतबा जहन में रख लिया कि हमारे पास नोस्ट्रल्स होते हैं, फिर ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, ब्रोंकस आ जाते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, फिर एल्वुलाई आ जाता है, फिर हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, लंग्स है, ये सब तो वो आप अपने अल्फाज के अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेज नंबर आपने स्टार्ट करना है, पेज नंबर 7 एंड 8। आई हैव द बुक ओवर हेयर। तो हम चलते हैं पेज नंबर 7 एंड 8 के ऊपर। अगर मैं 7 खोलता हूँ तो मेरे पास अच्छा पहला पेज यहीं खुला है, तो मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा। ओके, देयर यू गो, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है। इफ़ यू हैव द नोट्स वेल एंड गुड, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग बुक्स याद करें, ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छे मार्क्स के लिए बुक कवर ज़रूर किया करें। ओके, तो ये रहा रिस्पायरेटरी सिस्टम। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है कि एमसीक्यूज आ सकता है, सही ना। ऑपियर्ड लंग्स पाए जाते हैं हमारे पास, और उसके अलावा जो है एयर पैसेज वे होता है जो लंग्स तक लेके जाता है, सही है। फिर आप लंग्स से स्टार्ट करना चाहें या अगर आप लोग को
क्या नाम है, ट्रेके से स्टार्ट करना है, देन ब्रोंकाई के ऊपर आना है, देन ब्रोंक्यूल के ऊपर आना है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स अकॉर्डिंग टू द बुक, एंड देन यू कैन गो आउटसाइड लाइक लंग्स पहले एल्विलाई एंड देन आउटसाइड की तरफ। सही है। तो एक चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए कि मिलियंस ऑफ एल्विलाई होते हैं आपके एक लंग के अंदर, और इसको एक नीचे से एक प्रोटेक्टेड मसल होता है, इस मसल का नाम याद रखिए एमसीक्यूज़ के लिए डायफ्राम। जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। और हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, याद रखिएगा। और उसके अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको दोनों तरफ से कवर करती है। ये कुछ चीज़ें हैं एमसीक्यूज़ के लिए, जैसे कि जो एमसीक्यूज़ ये ना ये सॉरी जो लंग है हमारे पास ये पिंकिश इन अपीयरेंस, पिंकिश कलर का होता है क्योंकि ब्लड वगैरह की वजह से। दैट्स इट। बाकी आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये डायग्राम जाहिर सी बात ये वाली तो नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरी वाली होती है जिसमें आप सिर्फ लंग्स बनाते हैं तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द डायग्राम। एंड देन ये आपके पास नोस्ट्रल्स, ट्रेकिया, ये बाकी पूरी चीज़ें हैं। यहाँ तक ये चलता हुआ आ रहा है। फिर आप लिखेंगे ट्रेके के बारे में, फिर ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। वन थिंग जो कि आपको याद रखना है, आप लोग को ये पूरा का पूरा एज इट इज़ नहीं लिखना, यू कैन राइट इट इन यूर ऑन वर्ड्स। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को कुछ चीज़ें याद कर लें और फिर देन यू कैन राइट इन योर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, होपफुली समझ में आ गया होगा, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के अंदर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना है कि ह्यूमन प्रोसेस जब आप मतलब गैस एक्सचेंज जो होता है वो हमारे पास एल्विलाई के अंदर होता है, जो हमारे पास मेन रिस्पायरेटरी मीडियम है। तो वहाँ तक ज़रूरी है कि आपके पास ऑक्सीजन आए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो ब्लड लेकर आ जाएगी। नीचे डायग्राम कहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ब्लड लेकर आ जाएगी ना, यहाँ ये रही। ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये जो हमारे पास ये ब्लड, ये जो वेसल है, ब्लड वेसल, ये लेकर आ जाएगी। तो ऑक्सीजन को लेकर आने के लिए ऑक्सीजन को इतना अंदर आना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, वी नीड ब्रीथिंग प्रोसेस। सही है, जो कि लेकर आए ब्लड को। तो वो हमारे पास दो प्रोसेस के ज़रिए होते हैं। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन, या इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। सही, एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ओके, एंड ये इंस्पायरेशन है, ये पूरा का पूरा। इसमें आप लोगों को बॉयज़ लो अगर थोड़ा बहुत याद हो, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट याद करवाने के लिए कहता हूँ कि अगर बॉयज़ लो देखें हमारे पास ऐसा होता है ना V1/P बॉयज़ लो, तो अंदर का प्रेशर जो है ना, सॉरी अंदर का वॉल्यूम जब हम कम करेंगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो इस वक्त एक्सहेलेशन होगी। और जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होती है। सही है। और बाकी ये बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करता है, तो वो मतलब क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने कौन से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन से रिलैक्स करना है, डायफ्राम नीचे जाना है, मसल्स के ऊपर की तरफ जाना है, मतलब वो चेस्ट कैविटी को, रिब्स को। तो ये सब इसके अंदर मेंशन है। एंड देन ये आपके पास एक्सपायरेशन के लिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर में से याद करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस जो कि आपको कवर करना है। देन स्टोमेटा के बारे में अब आप खुद ही समझ लें कि गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ चीज़ें आप इसमें से अपने अल्फाज में से लिख सकते हैं, कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। अब ये शॉर्ट सवाल आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब प्रोसेस चल रहा होता है तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस सॉल्यूट होता है, वो जमा होता है, जिसकी वजह से पानी अंदर आएगा, ये वाला जो है ये। और जब पानी अंदर आएगा तो ये टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा होते हैं वो फ्लैसिड से टर्जिड हो जाते हैं और आपके पास ओपनिंग हो जाती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। होपफुली आपने ये पढ़ा होगा। सही है, तो ये प्रोसेस हो गया। ओके, देन हमारे पास ये पूरी चीज़ आपको नहीं करनी, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। गैसेज एक्सचेंज, अच्छा रिस्पायरेटरी मीडियम कौन, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, तो तीन मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तीन, वेट, परमिएबल। ये हमारे पास एक और सवाल आ गया शॉर्ट में। और इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिए कितना टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो रिस्पायरेटरी सरफेस हमेशा ह्यूमन बॉडी से 20 टाइम ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमारे पास लंग्स प्रोवाइड करता है। देन अगर मैं और शॉर्ट बताऊँ आपको इस चैप्टर में से, तो हाँ ये याद रखिएगा, कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ईयर एमसीक्यूज़ के लिए याद आ सकता है, आपने याद रखना है। एंड देन एनोरेबिक रिस्पायरेशन का डेफिनेशन यू कैन लर्न इट, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर डेफिनेशन याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज़ का एक और चीज़ याद रखिएगा, लाइम वाटर। कि आप कार्बन, हम कैसे पता चलेगा कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, तो जब आप इसमें से क्या नाम है, जब आप लाइम वाटर लोगे तो लाइम वाटर पहले जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, ये सॉरी लाइम वाटर क्रिस्टल क्लियर होता है, बट अगर आप उसमें एक्सपायर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाती है, जिसकी वजह से वो क्लाउडी बन जाता है, CLOUDY क्लाउडी। ओके, दैट्स इट। फिर ये जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ये तो आपको पता है, इसके अंदर आपको तीन चीज़ें याद करनी होंगी सारी, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर।
इसमें आपको 3 चीज़ें होती है, एक आपको इसका कॉज याद करना होता है और एक उसके जो मतलब सिम्टम्स हैं वो याद करने हैं आप लोगों को, और इसके अलावा सिम्टम्स के साथ साथ जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। सही है, दैट्स इट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला चैप्टर आपका हो गया कवर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए मैंने। सही है, देन डिस्क्राइब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, पेज नंबर 19 एंड 25। चलते हैं आगे। अच्छा, ये 19 एंड 25 आपकी बुक के हिसाब से। ओके, ये MCQs आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा अपने। देन 19 एंड 25 पेज नंबर। ओके, मैं शॉर्ट बता देता हूँ। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट बताने के लिए। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले ये 3 मेन एस्पेक्ट्स डेफिनेशन आएगी। डिफाइन होम्योस्टेसिस, तो आपने होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है, होम्योस्टेसिस। सही है ना। और इसके अलावा आप लोगों को पता होगा होम्योस्टेसिस क्या होती है। सही है, इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने को कहते हैं, और इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। दैट्स इट। ओके, फिर हमारे पास ट्रांसपायरेशन और गटेशन दोनों याद रखिए, कब होती है भी याद रखना है और किसके ज़रिए होती है। सही है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। इनका डेफिनेशन, इसके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं और डेफिनेशन भी आ सकती है। ये रहा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स भी कहते हैं। हाइड्रोफाइड, हेलोफाइड, मीजोफाइड, जीरोफाइड विद MCQs भी आ सकते हैं, और ये लॉन्ग सवाल भी यहाँ से लेकर अप टू दिस यहाँ तक। सही है, MCQs के साथ आप इसमें वो भी याद कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं मज़ीद। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन अगर चलें इसको छोड़ दें, अगर आप फिर भी याद करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात सब हो जाएगा तो यू कैन कवर इट अप, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही है तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा पहले से। ये हाँ, ये जो है ना, क्योंकि इसमें आपको याद करना होता है कि कौन सा एनिमल कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है ना वो एक्सक्रीट करता है, और उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, और उसका सोर्स क्या है। और ये MCQs के लिए भी और शॉर्ट सवाल के लिए भी। ओके, एक्सक्रीशन इन एनिमल, ये वाला। फिर हमारे पास होम्योस्टेसिस मेन के अंदर कवर होती है 3 चीज़ें, स्किन से, लंग से और किडनी से। स्किन का जो लॉन्ग सवाल है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो इसके ऊपर आ जाते हैं। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रहा, रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर मतलब स्टार्ट टू राइज तो आपके पास क्या होगा, ये 3 चीज़ें होती है। अगर वो कम हो जाए तब क्या होता है, 1 2 3, ये रहा। एक और BMI है, ये रहा, इंक्रीजिंग इन मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो अगर आप अपने हिसाब से याद कर लें तब भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। आप अपने हिसाब से याद कर लें कि अगर आपको सर्दी या गर्मी होती है तो क्या क्या चीज़ें होती है। सही है, गर्मी के अंदर मतलब स्वेट प्रोड्यूस होता है, और हमारी जो बॉडी के हेयर्स होते हैं ये ले डाउन हो जाते हैं और वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। इसी तरह इसके उलट जाना यहाँ पर हो जाता है। और एक और चीज़ होती है मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पर बढ़ता है उसके अंदर कम हो जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। अच्छा, ये एक शॉर्ट सवाल में आ सकता है ये वाला, कि शॉर्ट में बता दो कि होम्योस्टेसिस मेन किस तरह कंट्रोल होता है। आप लोग स्किन, लंग और किडनी इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करके लिख दीजिएगा। सही है, लंग का तो मैंने बता दिया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो आपके पास जो है ना क्या नाम है गैसेस को जो है ना एक्सचेंज करता है। किडनी के बारे में आप नीचे पढ़ लेंगे, और अभी स्किन का भी बता दिया ये रहा। सही है। अच्छा, ये जो सवाल है ये शॉर्ट के अंदर ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, जितना आसानी से याद कर सकें। 3 लेयर्स होती है, एक होती है डर्मिस, एक डर्मिस की ऊपर वाली, एपी का मतलब होता है अबव, तो ये अबव डर्मिस, और एक होती है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बेनिथ, तो डर्मिस के नीचे वाली। सही है, और इसमें जो मेन लेयर है वो ये डर्मिस लेयर है, और उस डर्मिस लेयर के अंदर नर्व होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, हेयर बल्ब होता है, वेन आती है, आर्टरीज आती है, नीचे वाले डिपोज टिश्यूज़ होती है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, और ऊपर से स्वेट पोर आता है जहाँ से स्वेट निकलता है, और हेयर्स आते हैं जो कि हेयर बबल नीचे होते हैं वहाँ से ऊपर तक आ जाता है। दैट्स इट। इसको अपने अल्फाज में पूरा का पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये शॉर्ट के अंदर। ओके, एंड देन हमारे पास मैंने यहाँ पर एक और लॉन्ग दिया हुआ है जो कि है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है बॉडी के अंदर। पेज नंबर 32 एंड 33 चलते हैं। पेज नंबर 32 33। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वाला भी दिया हुआ है कि एलएस ऑफ ह्यूमन किडनी, ये भी आपको करना है, तो ये रहा एलएस ऑफ ह्यूमन किडनी दिस। सही है। इसके अलावा इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। ये मैंने लास्ट टाइम अपने बच्चों को हाथों हाथ याद करवाया था, और मेरे ये होती है कि क्लास पढ़ाने के बाद मैं उनसे कहता हूँ कि आके अपना प्रेजेंटेशन दे दे, तो उनको बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। मेरे ख्याल में लॉन्ग सवाल आया था पिछले मरतबा ये वाला, तो इस दफ़ा भी याद कर लीजिएगा। अगर मैंने नहीं भी दिया हुआ तो आप सब याद करने के बाद ये वाला सवाल यू लॉन्ग के लिए ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे तो पिछले मरतबा मेरे ख्याल में आ चुका है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ओके। क्योंकि आपके बाद जो ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूरिन फॉर्मेशन। ये रहा जो मैंने दिया हुआ है, यूरिन फॉर्मेशन यहाँ से करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है एंड अप टू दिस यहाँ तक। इसमें आपने ये सब चीज़ें लिखनी है। सही है। सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होगी, किस तरह से, इसको ज़रा अपने अल्फाज के अंदर छोटे छोटे करके लिख दीजिएगा। दैट्स इट।
ओके ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। इसको शॉर्ट में कर लीजिएगा, सही है ना, शॉर्ट में। अगर आप इसको एक मतलब पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो बल्कि छोड़ ही दें, मसला नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। हाँ भी सकता है वैसे, लेकिन फिर भी चले। अच्छा फिर अच्छा एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर किडनी स्टोन होगा तो आप इसको कैसे मतलब ट्रीट करेंगे, और किडनी स्टोन बनता किस तरह से। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल से बनता है, और सम टाइम यूरिक एसिड होता है जिसको, एंड सिस्टीन जो होती है, इस ये भी मौजूद हो जाते हैं, सही है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी। और इसको जब हम ट्रीट करते हैं वो या तो अल्ट्रासोनिक वेव्स से हम करते हैं, ऑफ जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं, सही है, यही रहा लिथोट्रिप्सी, जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं, जिसमें साउंड वेव्स को फेंका जाता है ताकि वो जो पत्थर है वो टूट जाए। देन अगर किडनी फेलियर हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, ये सवाल आपने याद रखना है, किडनी डायलिसिस की जाती है। किडनी डायलिसिस दो किस्म की होती है, एक पेरिटोनियल होती है और एक और होती है, एक पेरिटोनियल होती है और एक और कौन सी होती है, हीमोडायलिसिस। तो ये दो तरीके होते हैं, और इसके अंदर ये तकरीबन पूरा मेंशन होगा। तो ये अराउंड 2 to 3 एंड एक और होता है 3 से 5, मतलब 2 से 3 टाइम्स अ वीक एंड 3 से 5 घंटे के लिए किया करते हैं ये। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ये भी हो गया हमारे पास पेज नंबर ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन आई या ह्यूमन ईयर के बारे में आते हैं। पेज नंबर 43 एंड 44 आगे बढ़ते हैं। चले जना, शॉर्ट मैंने बता दिए हैं। शॉर्ट यहाँ पर आपके पास स्टिमुलस की डेफिनेशन आ गई, शॉर्ट में रिस्पॉन्स डेफिनेशन आ जाएगी। हाँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये डिफरेंस के अंदर आ जाएगा, ये वही छोड़ दीजिएगा, सही है सारा, यहाँ से ये कर दीजिएगा, दैट्स इट। एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ब्रेन करना है, ये रहा, मैंने ब्रेन पहले से दिया हुआ, ये रहा ह्यूमन ब्रेन। डायग्राम नहीं करनी, जाहिर सी बात है, डायग्राम इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो कोड है। लेकिन ब्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, ये आपको ज़रूर करना है। एंड फिर सेरिब्रम के अंदर ये जो होते हैं फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ये एमसीक्यूज़ के लिए अक्सर आ जाता है लास्ट टाइम भी। देन मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि कौन सा पार्ट किसको कंट्रोल करता है, ओके। देन आपके पास न्यूरॉन का जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा, न्यूरॉन का, सही है, ये शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा। एंड रिफ्लेक्स सेक्शन ये भी शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा, ये हो गया एक और शॉर्ट। देन इसको छोड़ दीजिएगा सारा, ये आई, ये भी लॉन्ग, एक आई का स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ, ओके, ये डायग्राम के साथ, ये प्यूपल रिफ्लेक्स अकोमोडेशन, रोल ऑफ विटामिन ए, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। अब आप पूरा करेंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ, तो यहाँ तक कर लेंगे, लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बताई ना शॉर्ट के अंदर आ सकती है। इसके अंदर जैसे कि रोल ऑफ विटामिन ए आ सकता है, और या ये जो डिजीज़ है इसकी कि आई के डिजीज़ बता दें, उसका मायोपिया और हाइपर मायोपिया भी कहते हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आता है बेसिकली, याद रखिएगा कि अगर मायोपिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन से मतलब लेंस इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपके पास हाइपर मायोपिया तो उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, सही है, कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे पास ये साइंटिस्ट याद कर लीजिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, इसको हम इब्नुल हैशम को कहते हैं, और इसने किताबुल मनाजिर किताब लिखी थी, सही है। और अली इब्न सीना जो है मेमोरेंडम ऑफ द ऑक्यूलिस्टिस, मतलब इसने ऑप्थोमेलॉजी के बारे में पढ़ा था, कान वगैरह के बारे में, तो इसकी भी है ये, सॉरी आई देन हमारे पास इसका मतलब आई का मतलब है आँख के बारे में पढ़ा था, इसने पढ़ाया था, या किताब लिखी थी। एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर ईयर, ये इसके मतलब स्ट्रक्चर है, और यहाँ से स्टार्ट है ये, और यहाँ तक है ये पूरा, रोल भी है, सही है ना, कि ये आप जाहिर सी बात है ईयर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बैलेंस के अंदर। जब बैलेंस रहते हैं ना, ये इस वजह से रहता है, और ये इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह वेस्टिब्यूल जो पार्ट होते हैं पूरा। फिर एंडोक्राइन सिस्टम पूरा जनाब याद कीजिएगा, शॉर्ट के अंदर कि कौन सी ऑर्गन, या तो ये लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं भाई, पूरे मतलब जितने भी ग्लैंड से वो बताओ, और उसके एमसीक्यूज बताओ, लेकिन मतलब कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो बताओ, लेकिन ये मैंने नहीं दिया हुआ, तो आप इसको शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा, ये पूरा मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, सही है, ये पूरा शॉर्ट के लिए, ओके। ये 2 डिजीज़ है, पैरालिसिस और एपिलेप्सी, जो डिजीज़ वगैरह होती है, डेफिनेशंस होती हैं, सब शॉर्ट के लिए याद किया करें, ओके। देन हमारे पास एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स इन दियर कॉज, पेज नंबर 77 79, इसके अंदर आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब चीज़ आती है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट अगर बीच में आते हैं तो मैं आपको शॉर्ट भी बताता जाता हूँ, एंड आई डोंट नो वाई, लेकिन हाँ सही है। अच्छा जनाब, ये टाइप्स ऑफ स्केलेटन याद रखिएगा शॉर्ट के लिए। देन
कार्टिलेज और बोन्स डिफरेंस याद कर लीजिएगा शॉर्ट के लिए। देन मॉड्यूलेशन, अच्छा मतलब रीमॉड्यूलेशन कैसी होती है, बोन दोबारा किस तरह जो है ना ब्रोकन बोन को जोड़ा जाता है, इसको भी ज़रा पढ़ लीजिएगा, अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा, सही है ना। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखिए जैसे लिखा हुआ है, अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा। ये सेल याद कर लीजिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल कौन सा काम करता है, ऑस्टियोसाइट कौन सा होता है और ऑस्टियोक्लास्ट कौन सा होता है, सही है, ये याद कर लीजिएगा MCQs के लिए। अच्छा ह्यूमन स्केलेटन, ये इसमें दो पार्ट जो होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है पेंडिकुलर। कौन कितने कितने बोन्स होते हैं, ये पूरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, इसमें फ्रीली और पार्शली मूवेबल जो होते हैं और फिक्स जो जॉइंट्स होते हैं, इसमें फिर ये 5 टाइप इसकी आ गई, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा MCQs वगैरह के लिए। यकीन करें ग्रेड 7 और ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स याद कर रहे होते हैं और आप लोग को यहाँ दिया हुआ है। टेंडन क्या होता है शॉर्ट के लिए। फिर हमारे पास मसल्स के जो कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, मेरे ख्याल में ऊपर मैंने बताया भी, वो टिश्यूज़ था, कौन सा था, हाँ सॉरी, ये तो स्केलेटन के बारे में था। ये जो मसल्स होते हैं ना, इनके डिफरेंस याद कर लीजिएगा शॉर्ट में, ओके। और ये एंटागोनिस्टिक मसल्स कौन सा होते हैं, इसमें एग्जांपल्स बता दीजिएगा, तो ये भी शॉर्ट के अंदर है, सही। एक्सटेंशन फ्लेक्स अच्छा ये रही जो इसकी मैं बात कर रहा था, ये लॉन्ग के अंदर है। डिसऑर्डर्स, इसमें रिकेट्स है, अर्थराइटिस है ये पूरा, एंड ये है पूरा, सही है ना, कि अर्थराइटिस की कितनी किस्में हैं और ये ओबेसिटी का क्या रोल है, तो ये लॉन्ग के लिए। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, रूमेटॉइड भी होता है और सीरियोटिक भी होता है। एक लॉन्ग शॉर्ट भी आ सकता है इस तरफ अर्थराइटिस के ऊपर, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अच्छा डेफिनेशन वगैरह कोशिश किया कर, इस समरी ज़रूर पढ़ा कर, इसमें डेफिनेशन वगैरह अच्छी मिल जाती है आप लोगों को, इतना ज़रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। देन हमारे पास व्हाट इज़ पॉलिनेशन, ये आ गया हमारे पास, एंड व्हाट इज़ जर्मिनेशन, ये 2 सवाल आ गए। पेज नंबर है हमारे पास 94 एंड 95 96, ओके। चलते हैं 94 95 96। अगर उससे पहले हमारे पास कुछ शॉर्ट आते हैं तो हाँ, ये शॉर्ट एक आ गया, सही है। ये फिजन स्प्लिटिंग को कहते हैं, बाइनरी अगर 2 में स्प्लिट हो जाए और मल्टीपल फिजन अगर मतलब ज़्यादा में स्प्लिट हो जाए, सही है। और बर्ड बनने को कहते हैं, इसको ऐसे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में याद किया करें, फिर अपने अल्फाज में लिखा करें। स्पोर्स का बनना होता है, फंजाई वगैरह के अंदर ज़्यादातर होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होती है, ये शॉर्ट के लिए याद किया करें। शॉर्ट के लिए बार बार बता रहा हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक मतलब पढ़ लें, 1.5 से अपने माइंड में रख लें, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वेजिटेटिव और प्रोपेगेशन और ये शॉर्ट के लिए डिफरेंस याद कर लीजिएगा, सही है। देन हमारे पास क्राफ्टिंग याद कर लीजिएगा, क्लोनिंग याद कर लीजिएगा, हाँ एपोमेक्सिस, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। अच्छा ये जो मैंने एक और यहाँ पर डायग्राम दी हुई है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा आई ऑफ ह्यूमन भी हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है ना वो ये रहा, सही, ये वाला जो डायग्राम है ये वाला आपने बनाने हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है पेज नंबर 94 के ऊपर हमने आना है, 94। अगर तब तक कोई और मिल जाता है तब मैं बताता हूँ। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है ना ग्रेड 3 4 9 में भी पढ़ा होगा, और इससे पहले भी आप लोग पढ़ते हुए आते हैं, कैलेक्स क्रोला एंड्रोशियम गाइनिशियम, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, आप खुद से लिख सकते हैं। ये पॉलिनेशन, इसके जो टाइप्स हैं, अगर वो लॉन्ग में नहीं आएगा तो ये शॉर्ट के अंदर आ जाएगा कि भाई इसके टाइप बता दें, तो आप इसके शॉर्ट में टाइप याद कर सकते हैं। बाकी ये रहा, मैंने पेज नंबर क्या दिया हुआ 90 ना, हाँ 94, तो डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे पॉलिनेशन क्या होती है और इसके जो टाइप्स है वो, और फिर आप आएंगे 94 के ऊपर। तो 94 के ऊपर जब आप आएंगे, मैंने 94 किस तरह से लिखा है, एक मिनट ज़रा मुझे दें। गिव एडेप्टिव, हाँ एडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स देनी है ना, ये रहे एडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स, ये देखें एडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, ये रहे। तो ये आता है लॉन्ग के अंदर, ये लॉन्ग आपकी बुक के अंदर दिया हुआ भी है, तो इसको ज़रा ये जो करेक्टर्स हैं ये याद कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट के अंदर ये भी आ सकता है, ओके। फिर हम आते हैं, ये कुछ बिल्कुल खुश्क सब्जेक्ट वाले काम होते हैं, ये बिल्कुल मैं छोड़ देता हूँ, बच्चे स्टूडेंट को कहता हूँ क्योंकि खुश्क हो जाते हैं। बस याद रखें, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होती है, MCQs के लिए बता रहा हूँ, और इसमें 3 एंड ट्रिप्लॉइड सेकेंडरी सेल बनता है। इसको आप सिर्फ समझ के अगर आप लिखेंगे तब भी वो होते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो जर्मिनेशन का है, और ये पेज नंबर 95 96 के ऊपर है, और इसके डिस्क्राइब करने हैं डिफरेंट मतलब मॉड्यूल्स को, तो या मोड्स को। ये रहा जर्मिनेशन ऑफ सीड, सही है। जर्मिनेशन किसको कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंट, इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये इसकी कंडीशंस है जो हमें चाहिए होती है, 3 किस्म की कंडीशन होती है, और फिर ये 2 इसके टाइप है। ये टाइप, अच्छा अब इसमें देखें, या तो शॉर्ट निकल सकते हैं, शॉर्ट किस तरह आएगा कि भाई इसकी कंडीशन बता रहे हैं, या फिर आएगा कि दोनों को जो है ना इस सबको मिलकर बता दिया, टाइप्स और जो उसकी कंडीशन है, ये दोनों मिला के लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, दैट्स इट। ये वही बाइनरी मल्टीपल फिजन बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन ऊपर आप कर चुके होंगे, उसी का मतलब ह्यूमन में कन्वर्ट करके लीजिएगा। ये स्पर्म के बनने को कहते हैं, ये ओवम के बनने को कहते हैं, दैट्स इट, प्रोसेस याद कर लीजिएगा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंस याद कर लीजिएगा, सही है, दैट्स इट, चैप्टर हो गया यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारे पास है, ये सवाल भी हो गया। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पेज नंबर 109 के ऊपर आगे चलते हैं हम। ओके, पेज नंबर 109। अच्छा, यहाँ पर मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ। डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है आपको। डेफिनेशन कहाँ पर है? यहाँ पर मैं डेफिनेशन आपको पहले बता देता हूँ। ये रही पेज नंबर 115। पूरा पेज याद करना है, पूरा एक लफ्ज़ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी अगर आप छोड़ेंगे तो बाद में भी ना आपको ये बहुत सारे का। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, फिनोटाइप क्या है। डोमिनेंट का मतलब जो डोमिनेंट, जैसे कि अभी हमारे पास जो पार्टी इक़्तिदार में है वो डोमिनेंट है, जो पार्टी जो अपोजिशन है वो रिसेसिव है, समझ लो। फिनोटाइप जो नज़र आता है, जीनोटाइप जो जीन्स होते हैं वो। होमोजाइगस सेम, हेटेरोजाइगस डिफरेंट। पेरेंटल जनरेशन जो मतलब पहली वाली होती है, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं। और फीलियल जिसको हम F1 कहते हैं, और फीलियल सेकंड जो है F2 होती है। सही है, जैसे कि ये आपके समझ ले कि ये दादा है, फिर ये फर्स्ट जनरेशन आपके अम्मी अबू एंड देन यू। सही है, इस तरह से समझ ले इसको अपने अल्फाज में आसान करके। तो ये पूरा आपको हो गया डेफिनेशंस के हो गया। यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, MCQs के लिए आ सकता है। और उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था, तो इसने मटर का पान लिया था, इसको हम पी कहते हैं, पाइसम सेटिवम। और ये किया था मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने। ओके, एंड देन हमारे पास जेनेटिक डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह की जाती है, लॉन्ग के अंदर याद कर लीजिएगा प्लीज़, बराए मेहरबानी, मैं वहाँ पर भूल गया हूँ, याद कर लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन केस की जाती है, ये पूरा है। और इसकी एक वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कि आप सिर्फ लिखें प्रोटीन सिंथेसिस, डेट्स इट, बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। इसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये फिर बाद में ट्रांसलेट किया जाता है इसको। अच्छा, जीन क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से याद कर लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसको वैसे याद कर लीजिएगा, लेकिन जो क्रिकन अच्छा ये जो आपके पास बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये MCQs के लिए याद करिएगा कि ये तकरीबन 7 फीट तक या 2 मीटर तक लॉन्ग होता है। सही है, एंड जो मैं बता रहा था वो आपको, हाँ, ये केमिकल कंपोजिशन शॉर्ट के लिए, क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन शॉर्ट के लिए डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या होती है, जीन्स बता दी मैंने, दोबारा बता रहा हूँ। क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्या होता है, नीचे बता भी दिया मैंने आपको। ये तो आप लोग जैसे बात है केमिकल कंपोजिशन पूरे याद कर लेंगे, दैट्स इट। एंड देन वी हैव अलील्स क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलील याद कर लीजिएगा। देन ये रहा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल यहाँ ये आई होप कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, पेज नंबर 109 एंड 110, तो 109 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। हाँ, ये रहा ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA, यहीं से है। तो ये हमें बताया था वॉटसन एंड क्रिक, 2 साइंटिस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था कि DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा चलता हुआ जा रहा है। ये फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका। जीन के बारे में थोड़ा बहुत लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा ये किसने बताया था, तो ये हमें बताया था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने। और इनको और एक और फीमेल थी, उनका तो इंतकाल हो गया था, फिर इन तीनों को मिलके फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मुझे अभी ईयर तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मतलब लेडर की तरह होता है, जिसमें ये बिल्कुल ट्विस्ट हुआ होता है। सही है, एंड देन हमारे पास एक और भी लॉन्ग है इसी चैप्टर का, जो कि ओ कहाँ गया, वो तो मैंने दिया हुआ ही नहीं है, ये रहा। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस और डार्विन थ्योरी। ओके, ये 2 चीज़ें भी है। तो अगर मैं आगे चलते जाऊँ तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद कर लीजिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका सब लॉ याद कर लीजिएगा। ये जो आता है ना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कैपिटल टी, आप जैसे एक टी लेंगे, इसमें से एक टी लेंगे, ये फर्स्ट फेल जनरेशन बन गए, तो आप खुद अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। देन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लिख दीजिए, इसको जो डेफिनेशन है इनकी, जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी कैंसिल, मैंने कैसे बंद कर दिया, चलें। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ, ये लॉन्ग में सही ना, ये पेज नंबर 116 एंड 118 के ऊपर है, जो कि यहीं पर है। ये रहा मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये। और ये पूरा जो ना आपके पास जो चल रहा है, ये पूरा ये और ये रहा, देखें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये पूरा यहाँ तक। सही है, ये पूरा याद कर लीजिएगा MCQs के लिए। ब्लड ग्रुप क्या है, AB O। एंड आगे चलते हैं, छोड़ दीजिएगा रेसिस फैक्टर, अगर रेसिस फैक्टर हो तो ब्लड पॉजिटिव है, रेसिस फैक्टर ना हो तो ब्लड नेगेटिव है, दैट्स इट। अल्फाज में, आसान अल्फाज में याद करना। सही है, मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट्स इट, मुश्किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएशन, ये एक लॉन्ग सवाल में आता है कि ये कौन कौन से हैं, तो आप इसको अपने अल्फाज में लिख लें, याद करने की ज़रूरत अगर नहीं याद करें, ज़रूरी नहीं है, अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा, दैट्स इट। कॉजेज़ क्या होते हैं, तो ये भी लॉन्ग के अंदर अक्सर देते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहें या फिर नहीं भी याद करना चाहें तो एक मतलब पढ़ के ज़रूर चली जाएगा, अपने अल्फाज में आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये रहा जो मैं बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हेरिटेबल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सही है, दैट्स इट।
ये हो गया। और ये हमारे पास ये वाला सवाल भी हो गया, ये वाला सवाल भी हो गया। आखिरी बाकी 145 नंबर पेज वाला जो कि है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। तो आगे बढ़ते हैं, रुक जाएं जल्दी 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 से, क्योंकि आप लोगों का टाइम कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने, आई एम सॉरी। मैंने इन्वायरमेंट इसके अंदर डेफिनेशन में, हाँ ये याद करिएगा कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं और एबायोटिक कौन से होते हैं। तो एबायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग हो। तो अपने आसपास देख लीजिए कौन कौन सी नॉन लिविंग है। लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। अपने अल्फाज से लिखना स्टार्ट कर दे, कोई मुश्किल नहीं है। अपने अल्फाज में जितना लिख सकते हैं लिख लें, सही है ना। इसको आप बच्चों से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है, जो कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर में तीनों टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड देन डिकम्पोजर जो होते हैं। अपने अल्फाज में शॉर्ट, दोनों शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, सही है। एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, देन कंज्यूमर को, एंड देन लास्ट में डिकम्पोजर्स को, सही है। दैट्स इट। एंड फूड चेन एंड फूड वेब ओनली डेफिनेशन, दैट्स इट। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा बायो जियो केमिकल साइकिल जो मैंने बताया था। इसमें कार्बन ऑक्सीजन साइकिल भी है। और इसमें आप ये आपने चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो वही लिख दीजिएगा यहाँ पर कि प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं दिन में, और हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसका उलट हो जाता है रात के अंदर। प्लांट मतलब उसको ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ये रहा नाइट्रोजन साइकिल जो कि लॉन्ग के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन, बस दैट्स इट। ओके, ये लॉन्ग के अंदर याद कर लीजिएगा। और ये सारे डेफिनेशन है शॉर्ट के, डेफिनेशन याद कीजिएगा, इसको लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बाकी सब चीज़ों की। एसिड रेन क्या होता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का भी दूंगा, मुझे पता है केमिस्ट्री के अंदर भी है ये, वाटर के अंदर, एयर के अंदर सॉरी। तो ये दोनों चीज़ उसके अंदर भी मौजूद है। डिफॉरेस्टेशन है ये हमारे पास, तो इसको अपने अल्फाज में जितना कर सकते हैं कर लें, दैट्स इट। चैप्टर में से और कुछ ख़ास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट चैप्टर आई गेस इसके बाद। हाँ ये रहा बायोटेक्नोलॉजी, नहीं एक और भी है, फार्माकोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरह से होती है, जब आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा होगा, जब हम जो है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, और जब बैक्टीरिया और ईस्ट जब एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो फिर वो अल्कोहल बनाते हैं, सही है। अल्कोहल इस तरह बनाए जाते हैं, दैट्स इट। अपने अल्फाज में जितना कर सकते हैं, दैट्स इट। और फिर हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की यूजेस क्या है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल होता है हमारे पास, जिसको याद रखिए प्लाज्मिड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये पूरा मैंने लॉन्ग में दिया था लास्ट टाइम बच्चों को, ये मुझे याद है। ये पूरा का पूरा यहाँ से मेजर अचीवमेंट जो होती है, और इसको किस तरह हमने क्या किया, अचीवमेंट किया था, और इसको हमने किस तरह बनाते हैं, ये पूरे के पूरे स्टेप वाइज है। लास्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, फार्माकोलॉजी क्या है। और 19वीं सेंचुरी में ईजाद हुई थी। सिनकोना ट्री से कौन सा मतलब क्विनिन लिया जाता है जो कि, और इसी तरह जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं मलेरिया के। फिर ओपियम पॉपी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पेन किलर के अंदर इस्तेमाल होता है, एनाल्जेसिक होता है, दैट्स इट। ड्रग्स मतलब मेडिसिन हम किस किस से लेते हैं, तो हम प्लांट से लेते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, हम एनिमल से लेते हैं, हम मिनरल से लेते हैं, हम सिंथेटिक ड्रग भी बनाते हैं। फिर कौन कौन सी किस्म की हमारे पास मेडिसिन होती है, तो हमारे पास पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन होती है, एंड सेडेटिव्स होती है। तो ये अल्फाज के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर याद करके लिख दीजिएगा। सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी कब थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट का जो कहानी है आपके टीचर ने ज़रूर सुनाई होगी, तो आप वही कहानी लिख दें इसके अंदर, एंड दैट्स इट, ख़त्म, सही है। बाकी मेरी तरफ से इतना कुछ खास है नहीं। हाँ एंटीबायोटिक और वैक्सीन, जाहिर सी बात है, आप कोरोना वायरस कभी भी गए तो आप इसको याद कर सकते हैं, बट दैट्स इट। होपफुली पेपर आपका अच्छा जाए। कुछ ये दोबारा बता रहा हूँ, ये जो मैंने लॉन्ग दिए हुए ये ज़रूरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आप कहेंगे सर ने पूरी बुक बता दी, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा था। ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो मैंने बताए हैं वो शॉर्ट जगह जगह कर लीजिएगा, और जो लोग मैंने बाकी बताएं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप नहीं भी करना चाहें तो होपफुली ये जो मैंने लॉन्ग बताया इसी के अंदर आपके सारे के सारे लॉन्ग हो जाएंगे, दैट्स इट। होपफुली आपका पेपर अच्छा जाए। कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क मी, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल जो कि आपके पास मौजूद है, जो आप देख रहे हैं। केमिस्ट्री के पेपर में मिलता है, लेकिन उससे पहले जो पेपर होगा मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगा कि हमारा कितना % पेपर लगा है इस वाले में से। ओके, एंड शॉर्ट जो मैंने बताएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।